वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पीडीएफ को यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे थ्रू। अब ये जो पीडीएफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स सच एज आरओ, बीईओ और पीसीएस, ठीक है। और इसके साथ ही जो अगर आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहें इस सिंगल पीडीएफ को पढ़ना, आप चाहते हैं ये पीडीएफ आपके पास हो, सो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उस पर बात करनी है। वो नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उन पर सीधे आप कॉन्टैक्ट करिए और दे विल लेट यू नो कि आप कितने रुपये में आप मतलब इसकी फ़ीस क्या रहेगी, कितने में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है इसको लेने का, ठीक है। बहरहाल अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस पीडीएफ को देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप देखते रहिए और बाकी प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कर्क और मकर रेखा की, यानी कि लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न की। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है इसमें बात करी जा रही है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर लाइन ऑफ कैंसर भी बोल सकते हैं इसको। और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी कि जो एक्सियल इंक्लिनेशन है और जो परिक्रमण गति है उसकी वजह से पृथ्वी के गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है और 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को इस तिथि को कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म अयंतांत भी बोला जाता है। अगर हम बात करें अपनी अर्थ की तो हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से है, मतलब झुकी हुई है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, ठीक है। इस पर ये झुकी हुई है। अब क्या होता है, जैसे ये हमारा इधर सन है, सन की जो रोशनी पड़ती है इस पर, जो ये जो हमारी ये है आपकी इक्वेटर और ये है लाइन ऑफ कैंसर। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम डिस्टॉर्टेड है बट आप समझने की कोशिश करिएगा। जब 21 जून आता है तो ये सन की जो किरणें होती हैं ये डायरेक्टली किस पर पड़ती हैं, लाइन ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ पर बात हो रही है कि कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है तो इसको यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। अब ये कौन कौन से देश हैं, इसमें हवाई द्वीप है जो कि आपका यूएसए के अंडर आता है। इसके अलावा बहामास है, मॉरिटानिया है, इसके अलावा अल्जीरिया है, म्यांमार है, ओमान है, मेक्सिको है, माली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश, चीन। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चीन, भारत, मिस्र, नाइजर, लीबिया, सऊदी अरब, चाड और ताइवान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनसे होकर गुजरती है लाइन ऑफ कैंसर। इसके बाद कैप्रिकॉर्न की बात करें या फिर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो मकर रेखा ये विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वो कौन कौन से हैं आपके, ब्राज़ील है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, फ्रेंच पोलिनेशिया है जो कि आपका फ्रांस के अंडर आता है, बोत्सवाना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोज़ेम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, टोंगा है और नामीबिया है। ये जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं, चाहे हम बात करें लाइन ऑफ कैंसर जिन देशों से होकर गुजरती है या फिर कैप्रिकॉर्न, इनको आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। इनके नेम्स भी आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। रीज़न बीइंग
कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब आगे भी पूछे ही जाएंगे, जिनमें आपसे सीधे सीधे से पूछा जाता है कि कौन सी देश जो है यहाँ से ये लाइन गुजर रही है या फिर नहीं गुजर रही है, इस सेंस में। ठीक है, तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे दिन और रात की। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल में दो प्रकार से गति करती है। कैसे? एक है आपका रोटेशन या फिर घूर्ण गति, इसको क्या बोला जाता है? दैनिक गति भी बोला जाता है। और दूसरा है आपका परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, इसे वार्षिक गति भी बोला जाता है। मतलब एक तो पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर ही घूम रही है और दूसरा जो सन है इसके चारों ओर घूम रही है। जब हम बात कर रहे हैं अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इसको क्या बोला जाएगा? दैनिक गति बोला जाता है। रोटेशन, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। और जब हम बात कर रहे हैं कि सन के चारों ओर घूम रही है, इसको क्या बोला जाएगा? रिवॉल्यूशन यानी कि वार्षिक गति। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, और जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर रोटेशन बोला जाता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर या फिर अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए सदैव दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। अगर ये अपनी एक्सिस पर झुकी नहीं होती अर्थ, और मतलब सीधे इस तरीके से ही होती, झुकी नहीं होती और एक्सिस इस तरीके से होती, तब ये रोटेट कर रही होती और दिन और रात दोनों बराबर होते। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि जो इक्वेटर है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 तरीके की लाइन है। एक है आपकी ये इक्वेटर, एक है आपकी लाइन ऑफ कैंसर और दूसरी है आपकी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर की जब हम बात करें तो इक्वेटर पर दिन और रात सदैव बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो होता है वो हमेशा जो है 2 बराबर भागों में बंट जाता है। आगे यहाँ पर बात करें कि 21 मार्च से 23 सितंबर की जो अवधि होती है, इसमें उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या फिर उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि 21 मार्च से 23 सितंबर की बात करें तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि दिन बड़े होंगे और रातें कैसी होंगी? छोटी होंगी। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते चले जाएंगे, दिन की अवधि भी बढ़ती चली जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है, मतलब 6 महीने वहाँ पर दिन ही रहता है और 6 महीने रात रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये पूरे 1 साल की बताया है। इसके बाद 23 सितंबर से 21 मार्च तक की बात करें, तब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या फिर उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे दिन की अवधि कैसी होगी? बढ़ती चली जाएगी। और साउथ पोल पर इसी वजह से 6 महीने क्या रहेगा? दिन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्ण के साथ में सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 महीने में एक चक्कर लगाती है। अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो सीज़न चेंज होता है वो इसी वजह से होता है। ठीक है, सीज़न चेंज होने में पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूमने का कोई रोल नहीं है। ये सूर्य के चारों ओर घूमना और अपनी एक्सिस पर झुका होना, ये 2 मेन बातें हैं। अब यहाँ पर बात करें सोलिस्टिस की या फिर हम बात करें संक्रांति, तो ये वर्ष में 2 बार होती है। एक है आपकी ग्रीष्म संक्रांति या फिर समर सोलिस्टिस। 20 और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है, 20 और 21 जून को 20 और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। अभी आपने देखा होगा कि 21 जून को ही मनाया जाता है योगा दिवस, उसका रीज़न भी यही है। इस अवस्था में या फिर इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी बोला जाता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। वहीं अगर हम बात करें शीत संक्रांति या फिर विंटर सॉलिस्टिस की, तो 21-22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इस स्थिति को शीत संक्रांति कहते हैं। और इस स्थिति में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दिन की लंबाई सबसे कम होती है और इस अवस्था को मकर संक्रांति भी बोला जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे लंबी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है या फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसके विषय में सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बफन, इन्होंने प्रयास किया था। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को 2 बड़े भागों में विभाजित किया गया है और इस बड़े विभाग को क्या इयान्स में डिवाइड करा जाता है।
इसको आपको ये सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। और प्रत्येक ईयान को पुनः क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया तथा इस प्रकार के जो और भाग है उसको क्या बोला जाता है, महाकल्प इरा बोला जाता है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा आपका ईयॉन आएंगे, इसके बाद आएगा आपका इरा, इसके बाद आएगा आपका पीरियड। पीरियड को फर्दर डिवाइड करा गया है इपॉक में, ठीक है। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है, एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है इसका सीक्वेंस। सबसे बड़ा जो टाइम स्केल है वो क्या है आपका ईयॉन्स, उसके बाद इरा, उसके बाद पीरियड एंड देन इपॉक। आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ईयान की बात करें या फिर ईयॉन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिग बैंग की अगर हम बात करें, बिग बैंग जब हुआ मतलब विस्फोट, महाविस्फोट जिसको बोला जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके मतलब ये अर्थ हमारी बनी है, ठीक है। उसके बाद ये सुपरनोवा, फिर तारों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हेडियन और आगे आद महाकल्प और प्रागजीव, इस सब में इसको डिवाइड किया गया है। अब जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये कब हुई और आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे हों, तब आपको याद रखना है कि 5 अरब से 13.7 मतलब अरब वर्ष पहले ये जो है कब किसकी उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये 5 अरब वर्ष पहले, 12 अरब वर्ष पहले और 13.7 अरब वर्ष पहले ये रहेगा। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी फॉर सेक कि थोड़ा सा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद आगे जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो है यहाँ पर कि ये जो कई जोड़ों वाले जीव, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशिकीय जीव, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण, महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब इसकी अधिकता हुई, ये कब हुई, कितने टाइम मतलब पहले, तो ये आपको याद रखना है कि 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। और ये मतलब एग्जैक्टली इस फिगर को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना याद रखिएगा कि पूर्व कैम्ब्रियन इरा की सारी ये बातें हैं। एग्जैक्टली आपसे यही पूछा जाएगा, उसमें पूर्व कैम्ब्रियन लिखा होगा, सो उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सो इरा को ये जो फर्दर डिवाइड करा गया है, इसमें मध्यजीवी में करा गया है, पुराजीवी में, पूर्व कैम्ब्रियन में, ठीक है। सो और ये पुराजीव है, इसको फिर फर्दर डिवाइड करा गया है पर्मियन में, कार्बोनीफेरस में, डेवोनियन में, सिलेरियन में या फिर आर्डोविशियन में, कैम्ब्रियन में, इस सब में इसको डिवाइड करा गया है। सो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि पुराजीव जो ये आपका पूरा इरा था, इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता, ठीक है, जल स्थल चर, इसके अलावा पहले रेंगने वाले जंतु और जो आपके रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव, स्थल और जल पर रहने वाले जीव, ये सारे पॉइंट जो हैं आपको एज इट इज़ याद रखने कि ये कौन से उसमें इरा में थे, ठीक है। तो ये पुराजीव का आपको यहाँ पर याद रखना है। सो आगे देखते हैं। इसमें ऐसे ही डायनासोर का विलुप्त होना और डायनासोर और मेढक का युग हो गया, या फिर पहली बार जो समुद्र में कछुए मिले, ये कौन से उसमें मिले, तो ये मध्यजीवी का आपको याद रखना है, मीजोजोइक का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आरंभिक मनुष्य के जो पूर्वज थे वन मानुष थे, और फूल वाले जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, मनुष्य से मिलता जुलता जो वन मानुष जंतु मिला, खरगोश है, छोटे स्तनधारी हैं, चूहे हैं, ये सब जो है आपके ये कब आए हैं आपके नवजीवन में, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली बस यहाँ पर याद रखना है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है ये। और आधुनिक मानव और आदि मानव की बात करें तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि चतुर्थ कल्प में यानी कि क्वाटरनरी पीरियड में ये सब मिले हैं। और ये किसके अंदर आता है क्वाटरनरी, आपका जो ये नवजीवन है। चलो, सो आज के सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।